Hello everyone, my name is Harshpreet Kaur Dhiman. Welcome to the third part of chapter number 3. प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हमने सेकेंड पार्ट के अंदर किया था अबाउट द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड द सेकेंड 5 ईयर प्लान. अब हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. देखिए सेंट्रलाइज वर्ड का पहले मतलब समझते हैं, फिर आएंगे डिसेंट्रलाइज पर. सेंट्रलाइज का मतलब होता है जब सेंटर के पास पावर है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, जो कि हमारी पूरे इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जैसे जो हमारे पीएम है, प्रेसिडेंट है, ये जो है हमारी सेंट्रलाइज्ड पावर है हमारे इंडिया की. ठीक है, परंतु डिसेंट्रलाइज का क्या मतलब होता है? जब जो हमारा यूनियन है, हमारा सेंटर है, उसने अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड देन टू द लोकल गवर्नमेंट्स. ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है इन द प्लानिंग, लोकल गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है. अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हुई थी केरला के अंदर. तो केरला के अंदर जो सब कुछ हुआ उसे बोला गया केरला मॉडल. वहां पर क्या किया गया कि इन्वेस्टमेंट की गई बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ऑन द एजुकेशन, हेल्थ. दे डिड द लैंड रिफॉर्म, मतलब भूमि सुधार की काफी सारी चीजें की गई, भूमि के लिए अच्छे काम किए गए. ठीक है, काफी सारे चेंजेस किए गए. इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया. पॉवर्टी एलिवेशन का काम किया गया, मतलब कि पॉवर्टी को हटाने का काम किया गया. अब देखिए रिजल्ट बहुत अच्छे निकले कि हमारे केरला के अंदर क्या हुआ कि जो आपकी लिटरेसी रेट है वो 100% तक पहुंचने वाला था, मतलब कि थोड़ा सा अराउंड. ठीक है, तो टोटल लिटरेसी रेट इन्होंने अचीव किया. हेल्थ के ऊपर बहुत सी इन्वेस्टमेंट की गई थी. इसकी वजह से क्या हुआ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है एक पर्सन की, मतलब एक पर्सन अपने जब उसका जन्म हुआ है तो एवरेज पे वो कितना जीने वाला है, एक एस्टिमेट होता है हर एक कंट्री का. तो ये जो है एस्टिमेट ज्यादा हो गया केरला के अंदर. इन्फेंट एंड फीमेल मोर्टिलिटी, मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो फीमेल इन्फेंट्स हैं, उनका डेथ होने का चांस जो है काफी कम हो गया. और आपका बर्थ रेट काफी नीचे चला गया, मतलब कि ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रही पॉपुलेशन. ठीक है, ओवर पॉपुलेशन होनी कम हो गई. हेल्थ केयर के जो एक्सेस है लोगों को ज्यादा मिलना शुरू हो गया. सो यू कैन सी कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग कितना अच्छा काम कर सकती है. और ये जो मॉडल था वो था केरला मॉडल. उसके बाद जो केरला की गवर्नमेंट है उसने एक इनिशिएटिव पास किया, एक कैंपेन, एक अभियान जो है वो शुरू किया जिसका नाम था न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव. इसका टाइम पीरियड था 1987 टू 1991. ठीक है, 87 से 91 जो है केरला ने क्या किया, न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव NDI जो है शुरू किया. इसके अंडर क्या था कि केरला की गवर्नमेंट जो है काफी सारे कैंपेन्स कर रही थी फॉर द डेवलपमेंट, मतलब कि डेवलपमेंट के लिए काफी सारे अभियान जो हैं वो शुरू हो चुके थे. मेनली फोकस किया जा रहा था कि हम एजुकेशन के ऊपर ज्यादा बेस हमारा इस न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव का था. इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो गोल था वो था कि हम टोटल लिटरेसी रेट अचीव कर लें और मेनली हमें साइंस और इन्वायरमेंट पे ज्यादा फोकस करना है. ठीक है, ये जो न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव है, इसमें डेमोक्रेटिक वर्ड आया है, मतलब लोगों का काफी पार्टिसिपेशन होने वाला है. जो हमारी केरला की स्टेट गवर्नमेंट है उसने जो है पंचायत लेवल की जो लोग हैं उन्हें भी इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. तो लोगों को जो है फ्रीली जो है काफी पार्टिसिपेट करने का चांस मिला. और वॉलंटरी सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशन जो है बननी शुरू हो गई. वॉलंटरी मतलब कि खुद के इनिशिएटिव से जो हो. ठीक है, तो ये न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा जो है रहा. ठीक है, सो दिस वाज केरला मॉडल और यू कैन से डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. देखिए अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है की कंट्रोवर्सीज, मतलब कि जो मेन हमारी ऐसे डिबेट्स चल रहे थे. ठीक है, दो टाइप के लोग थे जो कि कंट्रोवर्सी कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, ये चीज अच्छी है या ये. इसके अंदर दो सब टॉपिक्स आते हैं. एक है एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, दूसरा है पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर. इसका मतलब हुआ कि
एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में से कौन सा बेहतर है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी जो हमारे लीडर्स हैं उनके मन में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपने जो सेकंड 5 ईयर प्लान पढ़ा है तो उसके अंदर भी आपने ये कॉन्फ्लिक्ट को देखा है कि क्या रिजल्ट आया, लोगों ने क्या कहा। देखिए, जो जेसी कुमार अप्पा हैं, जिनका ओरिजिनल नाम जेसी कॉर्नेलियस है, ठीक है, इन्होंने क्या है कि व्यू पॉइंट दिया है अपना कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके इन पर्सन के बेस के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में 2020 में, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो ये बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर आपको क्या याद करना है, यू डोंट हैव टू लर्न द टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्सन कि ये कब बॉर्न हुए, कब इनकी डेथ हुई, बट यू हैव टू लर्न द फैक्ट्स अबाउट दैट पर्सन। ठीक है, तो बताया गया है जो जेसी कुमार अप्पा हैं, जिनका ओरिजिनल नाम जेसी कॉर्नेलियस है, ये जो है एक इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मतलब सीए थे। इन्होंने एक जो है वर्क लिखा था जिसका नाम था इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। ये जो है प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे और गांधी जी के व्यूज को काफी ज्यादा मानते थे। ठीक है, इनका क्या सोचना था कि हम जो रूरल एरिया है उसमें एग्रीकल्चर को कम प्रेफरेंस देकर हम रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करें। रूरल एरिया, गांव के क्षेत्र में हम ज्यादा से ज्यादा जो है इंडस्ट्रीज बनवाएं। ठीक है, सो दैट इज द व्यू पॉइंट ऑफ जेसी कुमार अप्पा, जिन्होंने इकोनॉमी ऑफ परमानेंस लिखी है। उसके बाद इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज, अगला व्यू पॉइंट है चौधरी चरण सिंह जी का। ठीक है, ये जो है कांग्रेस में होते थे पहले, फिर इन्होंने अपनी एक अलग से पार्टी बना ली जिसका नाम था भारतीय लोक दल। इनके बारे में हम और भी पढ़ेंगे। इनके अकॉर्डिंगली जो हमारे प्लान है उनका सेंटर जो है वो एग्रीकल्चर होना चाहिए। एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूरल एरिया के लिए। ठीक है, परंतु जो लोग, देखिए, जो पहले 2 लोग हैं उन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि रूरल एरिया भी इंपॉर्टेंट है। पहले वाले ने बोला है, जो जेसी कुमार अप्पा है, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देनी चाहिए। जो दूसरे हैं उन्होंने एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया। जो तीसरे टाइप के लोग हैं वो कहते हैं सिर्फ इंडस्ट्रीज। ठीक है, इन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया था सभी प्लान्स के अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा हमने इरिगेशन के लिए प्रोजेक्ट्स बनाए, काफी बड़े बड़े डैम्स बनाए, परंतु मेन प्रॉब्लम आई नॉन इम्प्लीमेंटेशन में, कि मतलब कि जो हमने पॉलिसीज बना दी वो लागू नहीं की गई। तो ये जो है मेन प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एग्रीकल्चर को ज्यादा स्थान देकर हम अपनी पॉवर्टी को कम नहीं कर सकते थे। इसलिए प्रॉब्लम ये नहीं थी कि एग्रीकल्चर को जगह नहीं मिली हमारे प्लान्स के अंदर, परंतु प्रॉब्लम ये थी कि हमने जो एग्रीकल्चर की पॉलिसीज हैं वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट लागू नहीं की। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड डिबेट है हमारा वो है पब्लिक सेक्टर वर्सेस द प्राइवेट सेक्टर। देखिए, आपको पता है कि हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। एक था कैपिटलिस्ट जो कि अमेरिकन मॉडल हुआ करता था, दूसरा था सोशलिस्ट जो कि यूएसएसआर का मॉडल था। देखिए, हम इन दोनों में से हमने एक पर्टिकुलर को नहीं उठाया। हमने बताया था कि सोशलिस्ट जो मॉडल है वो इंडिया के लीडर्स को काफी अच्छा लग रहा था, परंतु सोशलिस्ट के अंदर भी आपको पता होगा 2 चीजें थी। पहली चीज थी गवर्नमेंट का रोल ज्यादा रहेगा। दूसरी चीज अगर आपको याद हो कि यूएसएसआर में कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। तो सोशलिस्ट जो मॉडल है वो क्या कहते हैं, लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ सरकार का होना चाहिए। तो ये जो सेकंड पॉइंट था सोशलिस्ट मॉडल का वो इंडियंस को पसंद नहीं था। इसलिए हमने क्या करा, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को मिक्स करके एक मिक्स्ड इकोनॉमी का फॉर्मेशन किया अपने इंडिया के लिए। ठीक है, तो कैसे इंप्लीमेंट किया गया, जो प्राइवेट है हमारे, प्राइवेट जो जितने भी हमारे लोग हैं उनके हाथों में क्या क्या है, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, जो पब्लिक है उसके पास क्या था, स्मर्क था। ये इसका जो फुल फॉर्म है पिछली वीडियो में पढ़ा था, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के अंडर हैं। परंतु जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो पब्लिक सेक्टर है, उसने इनके अंदर भी इंटरवेंशन अपनी थोड़ी थोड़ी रखी, एग्रीकल्चर के अंदर भी रखी, ट्रेड को रेगुलेट करना शुरू किया, इंडस्ट्रीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। तो हमने सब कुछ मिक्स कर दिया था। दैट्स व्हाई वी से दैट वी हैव
अ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रिटिसिज्म जो है वो दोनों तरफ से आते हैं, प्राइवेट और पब्लिक लोगों से। जो लोग प्राइवेट को जो है सपोर्ट करते हैं, मतलब कि जो राइट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं। ठीक है, पब्लिक कौन से, जो लेफ्ट वाले लोग हैं, जो कहते हैं स्टेट की इंटरवेंशन ज्यादा होनी चाहिए। याद कैसे रखेंगे, देखिए ज्यादातर लोग जो है वो राइट हैंड से लिखते हैं। राइट हैंड से लिखना मतलब आप सब कुछ खुद कर रहे हो, मतलब कि स्टेट की आपको जरूरत नहीं है। परंतु जब आप लेफ्ट हैंड से लिखोगे यू विल नीड समवन एल्स हेल्प, है ना। तो जो लेफ्ट हैंड है उसमें आपको क्या चाहिए, यू नीड द सपोर्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो देखिए जो प्राइवेट हमारा है वो क्या कह रहे हैं कि हमारी जो ये प्राइवेट, आप कह रहे हो ना कि हमें प्राइवेट काफी ज्यादा हमने अच्छा खासा दे दिया है, मिक्स कर दिया है, परंतु उस टाइम पर लाइसेंस और परमिट दी जाती थी बाय द स्टेट फॉर द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि आप इतनी ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसका आपके पास एक लाइसेंस होने वाला है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम थी, सारे लोग जो है इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं कर सकते थे। उसके बाद प्राइवेट लोग कहते हैं कि आपने, प्राइवेट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले ये कहते हैं कि आपने इंपोर्ट्स के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं, जो टैक्स लगाए हैं, वो क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, इंडिया के जो प्रोड्यूसर हैं उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि बाहर से कोई सामान नहीं आएगा, अंदर ही सब कुछ बनेगा। परंतु अब उन लोगों के पास कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करें। इसकी वजह से क्या होता है, जो कंट्री के खुद के प्रोड्यूसर हैं वो ज्यादा प्राइस पे बेचना शुरू कर देते हैं, वो करप्ट हो जाते हैं और इनसफिशिएंट जो है मार्केट बन जाती है। लोगों को ज्यादा पैसे देकर जो है डोमेस्टिक सामान को ही खरीदना पड़ता है, चाइना से कोई सामान नहीं आने वाला, अकॉर्डिंग टू दिस व्यू पॉइंट, है ना। तो प्राइवेट वाले लोग कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी गलतियां की हैं। अब पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने पब्लिक एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने कहा कि सब कुछ आपने पब्लिक सेक्टर के अंडर नहीं किया, सब कुछ स्टेट के अंडर नहीं किया। तो उससे क्या हो रहा है कि सिर्फ जो गवर्नमेंट है वो उन चीजों को संभाल रही है जो कि प्राइवेट सेक्टर जो है संभाल ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसकी वजह से जो प्राइवेट लोग हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो पब्लिक ये सेक्टर को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उन्होंने क्या कहा, ये लोग कहते हैं कि जो पॉवर्टी है एक्चुअल में हटाई नहीं गई बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, काम अच्छी तरीके से नहीं किया गया। जो गवर्नमेंट है ना वो कई बार पब्लिक को बुद्धू बनाने के काम करती है। वो क्या कहेगी कि पहले जो है 50% लोग जो हैं वो पॉवर्टी के अंडर थे, पर अब 40% लोग आए हैं, हमने इतना अच्छा काम किया है। परंतु ये बात समझ लेने वाली है कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। अगर पहले 50% लोग ये ऑरेंज पोर्शन थे और आज के टाइम पे पॉपुलेशन जो है इतनी ज्यादा होगी और 40% इतने सारे लोग हैं, तो आप कंपेयर करके देखो कि एक्चुअल में लोग बढ़े हैं पॉवर्टी के अंडर, है ना। तो ये चीज जो है वो आपको समझा देती है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। उसके बाद देखिए हमने वो टॉपिक कर लिया। ठीक है, अब हम आ रहे हैं मेजर आउटकम्स पे, मतलब मुख्य जो रिजल्ट आए हमारे, हमने जितने भी प्लान जो है इम्प्लीमेंट किए उससे क्या हुआ। देखिए जो हमारा जो मेन मोटिव था, ठीक है, हमने पढ़ा था कि 3 चैलेंजेस थे। तीसरा जो चैलेंज था कि हम वी नीड टू एंश्योर डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। ठीक है, हम सभी को ऊपर उठाएंगे, इक्वालिटी लेकर आएंगे। उससे अचीव करने के लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, पुअर लोगों को ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आई। नंबर 1 प्रॉब्लम थी कि जो लैंड रिफॉर्म है, ठीक है, जो भूमि के लिए आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो वो अच्छी तरीके से जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। जो सेकंड प्रॉब्लम थी हमारी वो थी कि जो पावर थी वो ज्यादातर जो है वो लैंड ओनिंग क्लासेस के पास थी। जो ज्यादा अमीर लोग थे ना वो सोसाइटी के ऊपर बहुत ज्यादा पावर जो है काफी एक्सरसाइज करते थे। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट, हम आगे भी पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाई। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है वो ज्यादा रिच हो रहे थे और पॉवर्टी जो है वो कम नहीं हो रही थी। ठीक है, अब देखिए मेजर आउटकम्स के अंडर हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, सब टॉपिक कर रहे हैं, वो है फाउंडेशंस। मतलब कई ऐसी नींव तैयार हो गई थी हमारे इंडिया के लिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही थी। जैसे हमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उस टाइम पर अचीव कर लिए थे। भाखड़ा नगर डैम, हीराकुद डैम, ये सारे बन गए थे जो कि इरिगेशन में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प कर रहे थे। उसके बाद जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो काफी ज्यादा बन चुकी थी, जैसे कि
स्टील की इंडस्ट्रीज बन गई थी, ऑयल रिफाइनरीज जहां पर ऑयल जो है अच्छी तरीके से रिफाइन किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बन चुकी थी, और डिफेंस की जहां पे प्रोडक्शन हो रही है वैसी इंडस्ट्रीज बन चुकी थी। परंतु इन सारी चीजों की क्रिटिसिज्म भी बहुत हुई। आपको पता है डैम्स का कितना क्रिटिसाइज किया जाता है लोगों द्वारा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जो है काफी ज्यादा डेवलप कर दिया गया था। अब उसके बाद अगला जो सब टॉपिक है हमारा वो है लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। मतलब कि हमने भूमि को सुधार करने के लिए क्या क्या चीजें करी थी, ठीक है। इसमें 4 चीजें मेन हैं, 2 चीजें सक्सेसफुल रही हैं। पहली चीज है ऑबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या होता था कि आपका जो लैंड है, काफी सारे विलेजेस के ऊपर एक जमींदार होता था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता था, रिच होता था। वो सभी से जो है टैक्स कलेक्ट किया करता था, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो ये जमींदार जो है इसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता था एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, इसे सिर्फ टैक्स लेना होता था। तो ये जो जमींदार है इसे खत्म कर दिया गया बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज जो अच्छी गई, सक्सेसफुल गई, वो है कंसोलिडेशन ऑफ द लैंड। कंसोलिडेशन मतलब इकट्ठा करना, लैंड को इकट्ठा करना। मान लीजिए कि आपके पास एक किसान है, उसकी कुछ जमीन जो है वो कहीं है टुकड़ों में बहुत दूर दूर है, ठीक है। तो वो अच्छी तरीके से खेती नहीं कर पाता, उसे ट्रांसपोर्ट करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। गवर्नमेंट ने हेल्प की ऐसे किसानों को कि उन्हें उन 3 छोटे छोटे टुकड़ों की जगह जो है एक बड़ा लैंड दे दिया, ठीक है, इक्वलेंट करके, और उसका जो लैंड है उसे कंसोलिडेट कर दिया, मतलब जोड़ दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, किसानों का काफी ज्यादा हेल्प हो गया। अगली जो 2 चीजें हैं लैंड रिफॉर्म्स हैं, लैंड की जो लॉज है उन्हें चेंज करने की कोशिश की गई थी, वो अनसक्सेसफुल गई थी। 2 चीजें हैं। नंबर 1 चीज है लैंड सीलिंग। मतलब कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था उस टाइम पर कि आपके पास इस अपर लिमिट से इतने किलों से ऊपर जो है आपके पास जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास जमीन नहीं होनी चाहिए, इतनी ही प्रॉपर्टी होनी चाहिए। परंतु जो रिच हमारे लैंड ओनर्स थे उन्होंने इस चीज को जो है एक्सेप्ट नहीं किया और काफी सारे वेज निकाल लिए थे इस लॉ को खत्म करने के लिए, तो ये अनसक्सेसफुल रहा। उसके बाद जो है टेनेंट्स लीगल सिक्योरिटी जो है शुरू की गई एक पॉलिसी, जिसके अंदर टेनेंट का मतलब होता है एक ऐसा वर्कर जो कि किसी और की जमीन के ऊपर जो है वो काम करने जाता है, ठीक है। तो उनकी जो है कानूनी सुरक्षा के लिए कुछ लॉज बनाए गए, परंतु वो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करे गए, इसकी वजह से वो भी अनसक्सेसफुल हो गए। तो आपने पढ़ लिया कि जब जब क्या होता है, चाहे आपके टॉप लीडर्स कुछ अच्छा करना चाहें, परंतु सोसाइटी के अंदर कहीं ऐसे रिच लोग बैठे होते हैं जो कि पॉलिसी को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होने देते, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि लैंड रिफॉर्म्स जो है कुछ अच्छे गए, कुछ बुरे गए। फाउंडेशंस जो हैं काफी अच्छी हो गई थी। हमारी जो मेजर आउटकम्स हैं, पॉवर्टी को कम करना, वो आज भी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये रहा आपका 3rd पार्ट। हम मिलते हैं 4th पार्ट में।